वहीं देश को मिला नया थल सेना प्रमुख। जनरल मनोज पांडे ने संभाला 29वीं थल सेना अध्यक्ष का प्रभार। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली मनोज पांडे ने। हाल ही में पांडे को नियुक्त किया गया था सेना का उप प्रमुख। उप प्रमुख बनने से पहले सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे पांडे। कॉर्पस ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं पांडे, जो बने हैं सेना प्रमुख। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं जनरल मनोज पांडे। 19 दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया था। विभिन्न इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियान में पांडे ने हिस्सा लिया। दरअसल जनरल पांडे ने ऐसे समय में संभाली थी थल सेना की कमान, जब भारत कर रहा चीन पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर चुनौती का सामना। और अब बात करते हैं आईपीएस प्रवीण सिन्हा की, जिन्हें सीबीआई ने 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। पहले 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने वाले थे आईपीएस प्रवीण सिन्हा। सीबीआई में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं आईपीएस सिन्हा। अब अक्टूबर 2022 तक इस पद पर काम करते रहेंगे सिन्हा। आपको बता दें कि 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर हैं प्रवीण सिन्हा। ईडी की बड़ी कार्रवाई। चीनी स्मार्टफोन निर्माता शाओमी पर शिकंजा कसा गया है। खातों में जमा शाओमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551 करोड़ रुपए जब्त कर दिए गए हैं। ईडी ने कंपनी द्वारा किए गए गैर कानूनी धंधे के मामले में ये कार्रवाई की। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस्तीफे के बाद फिर से प्रशासनिक सेवा में आने की प्रक्रिया। एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में अपनी पारी शुरू करेंगे शाह फैसल। आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने 2019 में अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब केंद्र सरकार में फिर से नियुक्त हुए हैं शाह फैसल। फैसल ने 2019 में कश्मीर में हत्याओं के खिलाफ इस्तीफा दिया था। सिविल सेवा परीक्षा में पहले नंबर पर थे 2010 बैच के शाह फैसल, यानी कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 2010 बैच में टॉप किया। लेकिन जनवरी 2019 में इस्तीफा जो उन्होंने दिया वो मंजूर नहीं हुआ। ऐसे में शाह फैसल की खुले रहे वापसी के रास्ते। दरअसल किसी भी प्रशासनिक सेवा में मंजूर नहीं होता सशर्त इस्तीफा। आसानी से मंजूर नहीं होता किसी आईएएस अधिकारी का इस्तीफा, इसलिए अब तक मंजूर ही नहीं हुआ था शाह फैसल का इस्तीफा। अलबत्ता आईएएस की सिविल लिस्ट में मौजूद था शाह फैसल का नाम और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में जब 370 को हटाया गया कश्मीर में, उस दौरान उन्हें नजरबंद किया गया। उसके बाद से उन्होंने सियासत से इस्तीफा दिया और अब एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी में जिम्मेदारी निभाते हुए शाह फैसल नजर आएंगे, क्योंकि उनका इस्तीफा कभी स्वीकार किया ही नहीं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन होगा देश का नया सीडीएस, क्योंकि जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से देश को स्थायी सीडीएस अभी तक नहीं मिला है। जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर है और जो फर्स्ट इंडिया भी आपको कई बार बता चुका है, जनरल एमएम नरवणे का नाम सीडीएस पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि उन्होंने बिपिन रावत के साथ कई ऐसे अहम प्रोजेक्ट पर काम किया जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी, और बिपिन रावत के साथ उन्होंने कई मोर्चों पर काम करते हुए वो सब जिम्मेदारियां संभाली हैं, जिनके बाद ये कहा जा सकता है कि अगर उन्हें अगले सीडीएस की रेस में सबसे आगे माना जाए तो गलत नहीं। सेना प्रमुख के पद से आज ही सेवानिवृत्त हुए हैं जनरल नरवणे। आज नरवणे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे मिले। राजनाथ ने नरवणे को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एक सैन्य अधिकारी के रूप में शानदार रहा है नरवणे का करियर, और अब अगर वो सीडीएस बनते हैं तो इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण भूमिका उनके कंधों पर आ जाएगी, क्योंकि जो जिम्मेदारी बिपिन रावत निभा रहे थे, जो काम उनके नेतृत्व में अधूरे रह गए, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी
नरमणि के कंधों पर। भारत में बुलडोजर पर पोज देना बोरिस जॉनसन को भारी पड़ गया है। अब ब्रिटेन की संसद में डांट खा रहे हैं। 21 और 22 अप्रैल को बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए थे। गुजरात के साबरमती आश्रम जाकर चरखा उन्होंने चलाया था और बुलडोजर पर भी चढ़कर उन्होंने पोज दिया। देश में बुलडोजर जस्टिस को लेकर उनके मूवमेंट और मीम लगातार वायरल हो रहे हैं। अब ब्रिटेन का विपक्ष इसी बात पर उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। राज ठाकरे के समर्थन में आए विहिप और बजरंग दल पुणे में से औरंगाबाद पहुंचे राज ठाकरे की जनसभा में अयोध्या से भी कार्यकर्ताओं के आने का दावा है। राज ठाकरे ने पुणे में 100 पुरोहितों से आशीर्वाद भी लिया। विहिप बजरंग दल के साथ एमएनएस की बैठक भी हुई है। 3 मई को राज्यव्यापी महाआरती में भी शामिल होने की बात है। राजनीतिक संघर्ष को लेकर तकरीबन 2000 वकीलों की फौज तैयार की गई है, क्योंकि राज ठाकरे, जिन्हें बाल ठाकरे साहब का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने के बाद और बीते चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी की बुरी हार, क्योंकि उससे पुराने चुनाव में राज ठाकरे के 13 विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 1। इस संघर्ष में उनका राजनीतिक संघर्ष भी छिपा है और जिस तरीके से उन्हें समर्थन मिल रहा है, चाहे वो बीजेपी का या बाकी उन तमाम दलों का जो हिंदूवादी संगठन के तौर पर जाने जाते हैं, उसका बड़ा कारण भी ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक तरीके से बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में हमेशा से गठबंधन पे रही, लेकिन बीते चुनाव में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, शरद पवार से हाथ मिलाया, बीजेपी भी एक ऐसे विकल्प को तलाश रही है जो बाला साहब की विरासत से जुड़ा हो, और ऐसे में राज ठाकरे का नाम मुफीद नजर आ रहा है। अजान वर्षी चालीसा पर दत्तात्रेय होसबोले का हिंदुओं पर बड़ा बयान। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक कार्यक्रम में बोले दत्तात्रेय होसबोले, भारत में लोकतंत्र तभी तक मौजूद है जब तक कि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में देश के विभाजन का वक्त सबसे बड़ी त्रासदी का वक्त। विभाजन के समय हजारों हिंदू महिलाओं ने पद्मिनी का रूप धारण किया। जिहादी मानसिकता के कारण विश्व में कई बार और कई जगह पर रक्तपात हुआ है। जिहादी मानसिकता अभी भी समाप्त नहीं हुई है। भारत में किसी प्रकार के धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में हिंदुओं की संख्या कम हुई, वहां भारतीयता कम हुई। भारत तभी तक लोकतांत्रिक रहेगा जब तक कि ये हिंदू बाहुल्य रहेगा। वहीं सरकार के रवैये पर पीएम के सामने सीजेआई एनवी रमन ने चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इस संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन। सीजेआई ने कहा, कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकारें जानबूझकर अमल नहीं करती। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखा जाना चाहिए। संविधान देश के तीनों अंगों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है। अपने कर्तव्य का पालन करते समय लक्ष्मण रेखा का ध्यान बेहद रखना चाहिए और यह जरूरी है। देश भर में 4 करोड़ 11 लाख केस पेंडिंग और सरकार सबसे बड़ी पक्षकार है। 50% पेंडिंग केसों में सरकार ही पक्षकार है। भारत में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 20 जज हैं। वैकेंसी पेंडेंसी कम करने के लिए जजों की नियुक्ति करने की जरूरत और फर्स्ट इंडिया ने एक सप्ताह पहले आपको बताया भी था, इसी बुलेटिन में बताया था कि किस तरीके से ज्यादातर हाई कोर्ट्स के अंदर 50% के आसपास पद खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 30% से ज्यादा पद खाली हैं और 2 महीने के बाद स्थिति ये होगी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 1 महिला जज हो। हिंसा पर 108 पूर्व नौकरशाहों को 197 बुद्धिजीवियों का जवाब। 197 पूर्व जज और पूर्व सेना अफसरों का पीएम मोदी को खुला खत। 108 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी के जवाब में लिखा खत चुनाव बाद हिंसा और सांप्रदायिक तनाव का जिक्र किया गया। 197 बुद्धिजीवियों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र और लिखा कि हम एक स्वयंभू समूह द्वारा पीएम को खुली चिट्ठी लिख रहे हैं और इसका समर्थन नहीं करते।
जिसमें नफरत की राजनीति खत्म करने का पीएम से आह्वान किया गया। यह ध्यान आकर्षित करवाने के उद्देश्य से बार बार किया गया एक प्रयास है। वास्तविकता यह है कि यह मोदी सरकार विरोधी एक राजनीतिक अभ्यास है जो ये समूह समय समय पर करता है। बुद्धिजीवियों ने पूर्व सिविल सेवकों के खुले पत्र को खाली पुणे संकेत करार दिया। 4 दिन पहले 108 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की थी और लिखा था कि नफरत की राजनीति को समाप्त करने का वक्त आ गया है। और अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। क्या इसको लेकर रार बढ़ने लगी है? मुस्लिम लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद खान ने कहा कि सरकार का काम धार्मिक मसलों को आम राय से हल करने का होता है, न कि उन मसलों में पेचीदगियां पैदा करना होता है। तमाम धर्म गुरुओं को शामिल कर ड्राफ्ट पर चर्चा की जाए जिससे सहमति बन सके। देश में सभी को अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शादी विवाह की संवैधानिक अनुमति है। मुस्लिम समुदाय सहित अनेकों समुदायों को अपने धार्मिक विधि के अनुसार विवाह तलाक के अधिकार भारत की स्वतंत्रता की पूर्व से ही प्राप्त है। मुस्लिम समुदाय को 1937 से इस संबंध में मुस्लिम एप्लीकेशन एक्ट के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। 5 साल बाद मां से मिलने गांव जाएंगे योगी आदित्यनाथ। 3 मई को उत्तराखंड के जमकेश्वर स्थित अपने गांव पंचूर जाएंगे योगी। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार अपने गांव पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी ने भी अपील की थी। पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन के बाद भी गांव नहीं गए थे योगी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में योगी ने प्रदेश को तरजीह दी। 5 साल पहले रितु खंडूरी के चुनाव प्रचार में मां से मिले थे योगी और अब 5 साल के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मां से मिलने पहुंचेंगे, आशीर्वाद लेने। महाराष्ट्र में नहीं होगा बीजेपी और एमएनएस का गठबंधन। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अटकलों को खारिज कर दिया। पिछले दिनों लाउडस्पीकर विवाद के बाद लगाए जा रहे थे कयास। बीजेपी और एमएनएस मिलकर चुनाव लड़ने की कयास लगाए जा रहे थे। बीएमसी चुनाव में शिवसेना को हटाने के लिए दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं, ऐसे कयास थे और सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन वो मुद्दा हमारा था। गठबंधन की खबरें झूठी और निराधार। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे आर्टिकल के बारे में आपको बताते हैं 2PK और नॉट 2PK। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच चले घटनाक्रम से सवाल उठ रहे हैं। राजनीति में भूमिका क्यों निभाना चाहते हैं रणनीतिकार? बुरे समय में पीके की मदद ले रही थी कांग्रेस। ये एक बड़ा कदम था, लेकिन राजनीति का प्रोफेशनलाइजेशन करते दिखे प्रशांत किशोर। पार्टी पॉलिटिक्स का मूल स्वभाव भूल गए प्रशांत किशोर। चुनावी राजनीति में सामान्य रूप से उभरे हैं पीके जैसे लोग। सलाहकार से भी बड़ी भूमिका निभाना चाहते थे प्रशांत किशोर। केजीएफ फिल्म स्टार का बड़ा फैसला। अभिनेता यश ने पान मसाले का विज्ञापन करने से इनकार कर दिया है। साउथ के सुपरस्टार यश को पान मसाला ऐड के लिए अप्रोच किया गया था। पान मसाला और इलायची ब्रांड ने करोड़ों रुपए का ऑफर भी उन्हें दिया। यश ने पान मसाला कंपनी को विज्ञापन करने से इनकार कर दिया। दरअसल ये विवाद अभी उस वक्त भी खड़ा हुआ जब अक्षय कुमार एक पान मसाला ऐड के साथ जुड़े तो सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो को शेयर किया जाने लगा, ट्रेंड किया जाने लगा, जिसमें वो कह रहे थे कि वो कभी भी तंबाकू और पान मसाले का ऐड नहीं करेंगे। हालांकि इसके बाद अक्षय कुमार ने भी माफी मांगी थी अपने प्रशंसकों से और कहा था कि जब तक कंपनी के साथ करार उनकी मजबूरी है, लेकिन वो इसके बाद जिंदगी में कभी ऐसे विज्ञापन का हिस्सा नहीं बनेंगे और यश ने भी ऐसा ही किया। गर्मी ले रही अग्नि परीक्षा। पूरे उत्तर भारत में लू का अलर्ट है। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में अप्रैल
122 साल में सबसे गर्म महीना रहा। उत्तर और मध्य भारत में लगातार बढ़ता जा रहा गर्मी का कहर, अभी आने वाले दिनों में भी यही हालात बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की चेतावनी, देश भर में मई में भी जारी रहेगा गर्मी का सितम। यूपी, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी के सितम में बिजली कटौती कर रही आग में घी डालने का काम, और बिजली कटौती से ऐसा आलम है मानो मौसम लोगों की अग्नि परीक्षा ले रहा हो। उत्तर पश्चिमी राज्यों में शामिल राजस्थान में 3 मई को आंधी बारिश की संभावना है।